3 साल के बाद इनको ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। नुका ये मिलेगा भाई। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी तरह का लोन है और आपके लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हुए 3 साल हो गए हैं, तो अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कानूनी रूप से आपके ऊपर रिकवरी का केस नहीं कर सकती, या किसी अन्य आदमी से भी आपने पैसा लिया है और उसको 3 साल हो गए हैं ड्यू डेट को, जिस तारीख ने आपने कमिटमेंट की थी, तो 3 साल के बाद वो लीगल रूप से, कानूनी रूप से रिकवरी का आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि 3 साल के बाद इनको ये मिलेगा बाबा जी का घंटा। नुका ये मिलेगा भाई, 3 साल पे नहीं लिया तो, क्योंकि 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि 1963 में ये लिमिटेशन एक्ट बना। यह लिमिटेशन एक्ट क्यों बना, यह लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है, और कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी किस गैर कानूनी तरीके से करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें, नहीं तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका सिविल खराब कर देंगे, और उसके बाद इनके पास एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है चेक बाउंस का। बस इसके अलावा अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं कर सकते। चेक बाउंस का केस कर देंगे। वैसे तो चवन्नी छाप 99% फेक नोटिस लोगों के पास भेजते हैं, 138 का चेक बाउंस का भी फेक बना के भेज देते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। अगर फिर भी जेन्युइन लग रहा है तो सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड करके उसको चेक कर ले। अगर नहीं चेक करना आता तो YouTube पे 500 वीडियो पड़ी हैं कम से कम ऐसी, जो आपको ये सिखा देंगी कि आप ई कोर्ट में कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, अगर हुआ है 138 का चेक बाउंस का, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है। जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो चवन्नी छाप कुत्तों को आपके पीछे लगा लिया जाता है, जो कि गैर कानूनी तरीके से, इनलीगल तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, हरास करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर कोई भी चवन्नी छाप आपके घर आ रहा है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ रहा है, और आपसे वो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता, सबसे पहले तो नियम ये है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब भी किसी आदमी को आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे भेजेगा, आपको इंटीमेट करेगा, आपको बताएगा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल के द्वारा आपको बताया जाएगा। ऐसे कोई डायरेक्ट आपके घर नहीं आ सकता। और जो भी आपके घर आएगा उसके पास आई कार्ड होना चाहिए, उसके गले के अंदर आई कार्ड डला होना चाहिए, जो कि 99% के पास आई कार्ड होता नहीं, जो चवन्नी छाप आपके घर आते हैं। अगर कोई ऐसा आ रहा है, कह रहा है कि भाई मैं फलाने बैंक से आया हूं, आई कार्ड दिखा भाई। अरे गले में नहीं है तो जेब में होगा, पट्टा निकल रहा है तो कुत्ते का, जेब में से निकाल और दिखा मेरे को। वो है नहीं तो उसकी दुकान पे ठुट मार गया, भाग भिखारी यहां से। मेरे को क्या पता कि भाई तुम उस बैंक का आदमी है, मैंने तो उस बैंक से लोन लिया। अब अगर वो आपको कहे मैं उस एजेंसी से आया हूं, अरे भाई तेरी एजेंसी से तो मैंने लोन ही नहीं लिया, मैंने तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया। फिर अथोराइज लेटर दिखा दे। अगर अपनी एजेंसी का आई कार्ड दिखा रहा है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। एक अथोराइज लेटर दिखा के मारे बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तेरी एजेंसी को हायर किया है, वो दिखा। वो इनके पास नहीं है तो ढूंढ मार के इनको भगाओ। उसके अलावा विजिटिंग लेटर, भाई आपके घर अगर वो आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो उसके पास कोई पावर तो होनी चाहिए। मान लो आपने किसी बैंक से लिया लोन और वो कोई बड़ी ब्रांच है, उसमें तो 250, 300, 500 आदमी काम कर रहे हैं यार, और उन 500 आदमियों के पास आई कार्ड है, तो क्या वो 500 आदमी थ्राइड हो गए आपके घर आने के लिए? नहीं। एक विजिटिंग लेटर उनके पास होना चाहिए, जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इशू करेगा, उनको पावर देगा आपके पास आने की। वो दिखा भाई, वो है नहीं तो भाग यहां से भिखारी।
उसको बोलो ए भीख मंगी ये होगा, भीख मंगी ये क्यों कह रहा? अबे तेरी माँ देखी थी मैंने कल घंटा घर पे भीख मांग रही थी, भिखारी चला जाए यहां थे। और ज्यादा बकवास करे तो उसको बोलो फंडी के। अब मैंने बोला फंडी के, आपको क्या सुना? वही तो वही उस भीख मंगे को सुनेगा। इस तरीके से ये काबू में आएंगे। उसके बाद अगर आपने डिसेंट एडवाइस दे रखी है या आपको अपने राइट्स पता लग रहे हैं, अधिकार पता लग रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो पुराने, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, आपके पास आर्बिट्रेटर का लेटर भेज सकते हैं, या पहले तो रिकॉल नोटिस भेजेंगे। रिकॉल नोटिस का मतलब क्या है कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी अब आपको धमकी दे रहा है कानूनी रूप से, भाई मेरे सारे पैसे वापसी कर दे, मैं नहीं देता, मेरा जो ब्याज आज तक का प्लेंटी है जुर्माना है वो भी दे दे, और मेरा प्रिंसिपल भी दे दे, मूल भी दे दे, मेरा मैं लेन देन नहीं करता आपके साथ। रिकॉल नोटिस का मतलब ही है अब पैसे ही नहीं है तो रिकॉल नोटिस भेज, सीकॉल नोटिस भेज यार। तो ये आर्बिट्रेटर का आपके पास सोल आर्बिट्रेटर के नाम से एक नोटिस आएगा। उसमें क्या करते हैं, उसमें लिख देंगे रिटायर जज, नाम लिख देंगे नीचे महेंद्र सिंह। अरे रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे, जज बड़ा बड़ा लिख देंगे। तो जो आम आदमी है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है कि भाई जज साहब का नोटिस मेरे पास आ गया। हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है, आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता। और ये आर्बिट्रेटर नाम के ऑफिसर होते हैं बैंक एनबीएफसी कंपनी में। ज्यादातर इस पोस्ट पे लगाते किसको हैं, या तो किसी रिटायर जज को लगा लेते हैं, या किसी रिटायर गजेटेड ऑफिसर को लगा लेते हैं, या किसी सीनियर एडवोकेट को लगा लेते हैं। अरे भाई कोई सीनियर एडवोकेट है उसके पास जज की पावर नहीं है, जो रिटायर जज है तो उसके पास भी जज की पावर नहीं है, और ना ही हमारे देश में ऐसे कोई राइट्स कोई अधिकार किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को या किसी भी प्राइवेट लेंडर को या किसी भी अन्य आदमी को ऐसा कोई राइट्स अधिकार नहीं है कि वो जजों को अपने पास हायर करे, मतलब उनका एम्प्लॉयर बन जाए। उनको जितने भी हमारे देश में जज हैं वो सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। कोई भी प्राइवेट आदमी जज को अपने पास नौकरी पे नहीं रख सकता। तो जो आर्बिट्रेटर है वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है। अब ये आर्बिट्रेटर का फंडा आया कहां से बीच में? अरे भैया जब आपने लोन लिया था तो उसके अंदर एक क्लोज था कि भाई भगवान ना करे फ्यूचर में किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे आपने लोन लिया अगर नहीं दिया गया तो एक मीडिएटर को, मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा। वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, बैंक की भी और आपकी भी, और फिर वो एक फैसला देगा जिसको बैंकिंग की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं, और वो जो डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। अब मैंने आज तक कभी भी ग्राहक के हित में वो फैसला आते हुए नहीं देखा। क्यों? वाई? सबसे पहला तो क्योंकि ग्राहक पैसे नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं तो वो गलत है ही, और दूसरी और सबसे बड़ी बात, अरे उसको ऑथराइज किसने किया है भाई? आर्बिट्रेटर को नियुक्त किसने किया है? वो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी ने किया है। तो स्वाभाविक बात है कि उसके हित में ही फैसला देगा। या तो उसको ग्राहक को कहा जाए भाई किसी एक न्यूट्रल आदमी को लेके आओ, उसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए जिसका किसी से कोई मतलब ही नहीं है दोनों पार्टियों से, तो फिर तो स्वाभाविक बात है कि डिसीजन जो है वो निष्पक्ष होगा। अगर वो ऐसा डिसीजन दे देते हैं जिसको बैंकिंग की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में करते हैं, तो इस आदमी के पास, आर्बिट्रेटर के पास इतने राइट्स हैं, इतने अधिकार हैं कि ये आपकी कंपनी को या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसको ऑर्डर दे सकता है, आदेश दे सकता है कि आपकी 50% सैलरी काट के उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे दी जाए। अब बहुत से आदमी ऐसे हैं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 5-5 लोन है,
अब 5 आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होगी तो 5 50% कैसे काटेगा भाई? 100 में से 50% काटेंगे तो 85% रह जाएगी। मतलब ये है, अगर आपकी 5 बार भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अलग अलग बैंक एनबीएफसी कंपनी ने भी कर दी तो भी 50% से ज्यादा सैलरी आपकी नहीं काट सकते। और अगर वो 50% सैलरी काटने के आदेश उसने ऑर्डर दे दिए तो भी आप इनके खिलाफ जाके कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं कि इन्होंने जो है निष्पक्ष जांच नहीं करी, मेरे पक्ष को कंसीडर ही नहीं किया, मेरे पक्ष को अच्छे से सुना ही नहीं, तो वो इजिली आपको उसमें स्टे मिल जाता है। अगर आप बिजनेस व्यापार काम धंधा करते हैं तो फिर ये ऑर्डर ही किसको देंगे? अगर इन्होंने अवार्ड पास कर भी दिया तो वो अवार्ड किसको पास करके, कहां से आप बिजनेस कर रहे हैं, कहां से माल खरीद रहे हैं, उसको क्या आदेश देंगे, इनको क्या पता किसको आप बेच रहे हैं? अगर जो कोई अमरदीप कादियान आपसे कोई सामान खरीद रहा है, 50,000 का खरीद रहा है, मेरे को ऑर्डर दे देंगे भाई 25,000 रुपये बैंक को दो, 25 इसको दो, तो मैं तो दूंगा नहीं, आम आदमी तो देगा नहीं। और इनको क्या पता आपसे अमरदीप कादियान सामान खरीद रहा है या कौन सा कादियान खरीद रहा है, कौन आदमी आपका ग्राहक है? तो वहां इनका बस चलता नहीं। बस ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया इन्होंने कर ली और ये कर लिया। अब अगर इन्होंने 3 साल तक आपके ऊपर केस नहीं किया, ये आर्बिट्रेशन में फंसे रहे या चवन्नी छापों के द्वारा आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया गया, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया गया और आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है, आप इनके दावे में आए ही नहीं, चवन्नी छापों को कुत्तों की तरह मार के आपने बुका दिया या उनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दिए। ज्यादा बकवास करे तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, बोरी खराब कर दो इनका कुत्तों का। इन्होंने लाखों आदमी इनके कारण सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमी सुसाइड करने की कगार पे इन भिखमंगों के कारण पहुंच चुके हैं। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी तो भी यह क्राइम में कंसीडर नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता ईएमआई डिफॉल्ट होने में, क्योंकि ये क्राइम में कंसीडर ही नहीं होता। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे इकट्ठे करके उनको पैसे वापसी दिलाने का। कोर्ट की अवमानना आप ना करें तो आपको जेल में नहीं जाना पड़ेगा और ना ही किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार है कि वो आपकी एफआईआर लॉन्च करवा दें। तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को अपराधी घोषित किसने किया, क्रिमिनल बनाया किसने है? कानून ने, संविधान ने आपको ईएमआई डिफॉल्ट होने पे क्रिमिनल घोषित नहीं किया, वो तो इन भिखमंगों ने, लोगों को चवन्नी छापों ने क्रिमिनल घोषित कर रखा है। यही कहते हैं 420 लगेगी, 406 लगेगी, 412 लगेगी और ना जाने क्या क्या मन गढ़ंत कहानी लिख के लोगों को पास भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, टेलीफोनिकली लोगों को डराया जाता है। अब जब आपको सारा इनका बंडा अमरदीप कादियान फोड़ चुका है, आपका डर खत्म हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, करोड़ों आदमी जो सुसाइड के कगार पे पहुंच गए हैं, आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि अमरदीप कादियान की वीडियो देख के, अमरदीप कादियान के साथ टेलीफोनिकली जुड़ के, पर्सनल मीटिंग करके या हमारी वीडियो देख के भी लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान सुसाइड करने से बचा चुका है और होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं सुसाइड करने से बचा सकता हूं, क्योंकि मैं उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकाल रहा हूं, मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकाल रहा हूं, जो कि चवन्नी छाप उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं। जब साइकोलॉजिकल प्रेशर से आदमी बाहर आ जाता है तो उसका सुसाइड करने का मन करता ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। अमरदीप कादियान के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके मन में कभी भी ये विचार नहीं आता। हो सकता है हमारे साथ जुड़ने से पहले आता हो। आप देखेंगे सैकड़ों कमेंट हमारे पास आते हैं और उनमें से सैकड़ों आदमी ये बात भी लिखते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला था, लेकिन अब क्योंकि मुझे अपने राइट्स और अधिकार पता लग गया, मुझे पता लग गया एक क्राइम में कंसीडर नहीं होता, तो मैं अब सुसाइड करने का मेरा 1% भी मन नहीं है। अब अगर किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने आपके लिए, आपके ऊपर रिकवरी के लिए केस नहीं करा,
जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी उस दिन से लेके 3 साल तक अगर उसने रिकवरी का केस आपके ऊपर कोर्ट में फाइल नहीं किया तो अब आपके ऊपर रिकवरी का केस बैंक या एनबीएफसी कंपनी फाइल कर ही नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट 1963 में एक कानून बनाया। लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि जिस दिन भी आपकी कमिटमेंट है, जिस दिन भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, उस दिन से लेके 3 साल तक, उस तारीख से लेके 3 साल तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके ऊपर रिकवरी का केस नहीं करा, 3 साल तक तो कर सकता है, चाहे वो 25 साल चले, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर 3 साल तक उसने केस नहीं किया तो अब वो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई रिकवरी के लिए आपके ऊपर नहीं कर सकता। क्यों बनाए कानून? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कानून इसलिए बना, भाई कोई आदमी आज फॉर एग्जांपल 35 साल का है जिसने लोन ले रखा है, अगर उसके ऊपर 50 साल के बाद रिकवरी का केस करेंगे तो वो 85 साल का हो चुका होगा, या तो उसका बोलोराम हो चुका होगा, हरिद्वार जा चुका होगा, या वो जाने की तैयारी कर रहा होगा, खटिया में पड़े होगा बेड पे। 85 साल के कितने आदमी सड़कों पे घूम रहे हैं, और जो घूम भी रहे हैं 0.1%, हजारों में एक आदमी, वो खान पान आज की डेट में लोगों का नहीं है, ये बहुत कम चांस है कि 85 साल तक जाएंगे। इसीलिए लिमिटेशन एक्ट बना कि भाई अगर पैसे लेने हैं, ये 35 साल का है, 50 का है, 25 का है, तो इसके ऊपर केस कर दे, ये अपना केस को फाइट करेगा, लड़ तो लेगा। अब इसके ऊपर 50-60 साल के बाद केस करेगा तो कोई मायने नहीं रखता। अब 50-60 साल के बाद ये भी हरिद्वार जा लेंगे, क्योंकि 16 साल के लड़के लड़की को तो परमिशन नहीं मिलती बैंकिंग करने की, एनबीएफसी कंपनी खोलने की। जिसने आपको पैसा दिया वो कोई घोस्ट नहीं है, भूत नहीं है, वो भी कोई आदमी है यार, उसकी उम्र भी 25, 30, 35 साल तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो 16 साल का है। तो इसलिए आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है। 2 तरह के नोटिस को कभी अवॉइड ना करें, एक 138 का चेक बाउंस को, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, मिनिमम 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, वैसे तो 99% फेक भेजते हैं चवन्नी छाप नोटिस, फेक नोटिस डिसेंटेड वाली लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। अगर जेन्युइन लग रहा है, ई कोर्ट लोड कर ले, सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, उसमें आपको पता लग जाएगा आपके ऊपर केस हुआ क्या। अगर हो गया असल में तो आप बेल ले लें, इसमें जमानत ले लें, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया हो। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग 13(2), 13(4) का नोटिस अगर आपके पास आ रहा है तो उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। अगर नहीं भी आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं पैसे इनके नहीं दे पाऊंगा, और आपका कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन है, आपको इंटरनल फीलिंग आ रही है कि फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 100% इंप्लीमेंट करेंगे और आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर देंगे, भूली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जैसे ही अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 20% से कम पैसे आपके रह गए हैं तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिका नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं,
वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।